बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं घने अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं घने अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं फिजिक्स क्लास 9th के लिए, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, नई जोश नई उमंग के साथ लेके आया हूं। आप लोग भी बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और अधिक से अधिक यहां से कंसेप्ट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है, ये आज जो डिस्कस करेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का लॉज जो है 3 लॉज है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये 3 लॉज है। ये वैसे भी ये चैप्टर जो है ना थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे क्या है, बैलेंस एंड बैलेंस, ये दोनों जो है आज तो डिस्कस हो जाएगा, एंड लॉज ऑफ मोशन भी हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, सबसे पहले हम जो है ना फोर्स के बारे में जान लेते हैं, बाद में बैलेंस एंड अनबैलेंस देखेंगे। तो फोर्स होता क्या है हम जानते हैं क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो या अभी तक हमने मोशन जब पढ़ा दिया था तो वहां पे ऑब्जेक्ट का भी जिक्र हुआ था। ठीक है, वहां पे मोशन का भी जिक्र हुआ था, रेस्ट का भी जिक्र हुआ था, स्टेशनरी का भी जिक्र हुआ था। ठीक है, रेस्ट बोलो ये स्टेशनरी बोलो, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम पुश करें या पुल करें तो उसमें जो है एक मोशंस आता है, या कोई मोशन में बॉडी है उस पर अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं, फिर वहां भी हमारा कुछ मोशन दिखता है। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं फोर्स। अगर एक एग्जांपल लेंगे, ये जो है ना, पुश और पुल, अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन, सॉरी इज कॉल्ड फोर्स, डेफिनेशन दिया है बुक में। क्लियर, तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर डोर है, डोर को अगर हमने पुश किया तो क्या होता है, वो जो है अवे फ्रॉम अस, पुश करेंगे अवे फ्रॉम अस, क्या होगा, उसमें मूवमेंट होगा, मींस हम लोग से दूर जाएगा। अगर पुल करते हैं टुवार्ड्स फ्रॉम अस, हम लोग के पास आएगा। तो ये जो है आने और जाने का प्रक्रिया है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स। फोर्स कहां से आ रहा है, हम अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या तो उसको धक्का दे रहे हैं, नहीं तो उसको खींच रहे हैं, धकेलिए नहीं तो खींचिए। ठीक है, कहीं कहीं डोर पे लिखा रहता है पुश एंड पुल, वहां पे हिंदी में भी लिखा होता है धकेलिए खींचिए। ये धकेलिए खींचिए जो है, ये प्रक्रिया जो हो रहा है, इंटायर जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं फोर्स। इस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो स्टेशनरी है, वो जहां पे है रुका है, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जहां है जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर, तो अब चलते हैं, ये फोर्सेस जो है हमने इसका बता दिया, क्या कैसे क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन, और एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया। अब जो है कुछ फैक्ट्स है फोर्सेस के ऊपर और इफेक्ट्स ऑन ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है किसी भी बॉडी पे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। मैं बोला ही था कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है तो उसको अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और बॉडी, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी। मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई है, मूविंग बॉडी है, तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाएगा। कैसे, जैसे बाइक चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, बाइक रुक जाती है, गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, रुक जाती है। ये ब्रेक अप्लाई जो कर रहे हैं यही तो एक टाइप का फोर्स है। क्लियर, वहां पे आगे चल के बताऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स आता है। क्लियर, अभी फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। क्लियर, अ फोर्स कैन चेंज द शेप या अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड। अगर कोई बॉडी है, स्पीड कुछ 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है,
फोर्सेस अप्लाई किया उसको डाउन कर सकते हैं या उसको अप कर सकते हैं। अप करने के लिए एक्सेलेरेटर दो, डाउन करने के लिए एक्सेलेरेटर कम करो, ब्रेक अप्लाई करो। क्लियर? तो ये जो अप्लाई जो कर रहे हैं, ब्रेक और एक्सेलेरेटर जो अप्लाई कर रहे हैं, यही हमारा फोर्सेस है। क्लियर? एक्सेलेरेटर अप्लाई कर रहे हैं मींस आरपीएम, इंजन का आरपीएम बढ़ा रहे हैं, इंजन का आरपीएम बढ़ेगा, फिर क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो स्पीड को क्या कर रहा है फोर्सेस, क्या कर रहा है, कंट्रोल कर दे रहा है। क्या कर रहा है, या तो बढ़ा सकता है नहीं तो घटा सकता है। क्लियर? और फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्सेस। कैसे? एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर बैट्समैन है, बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, बॉल का डायरेक्शन चेंज करता है बल्ला से, बैट से। क्लियर? वो भी क्या है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब जो है यहां पे मैं बताऊंगा कि अगर वो बैट्समैन बैट से बॉल को हिट किया, कितना डिग्री एंगल पे करेगा कि 6 जाएगा, आगे मिलेगा। क्लियर? वैसे 45 डिग्री एंगल पे अगर हिट करता है तो 6 जाना तय है। तो यहां पे क्या है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में जा रहा है, बैट्समैन के साइड में जा रहा है बॉल, और बैट्समैन क्या किया, हिट किया, वो क्या हो गया, चेंज हो गया डायरेक्शन। तो यहां पे बैट्समैन क्या किया, फोर्सेस अप्लाई किया था, बॉलर भी फोर्सेस अप्लाई किया था, लेकिन बैट्समैन उसको अगेन फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्लियर? अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज भी चेंज हो जाएगा अगर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। सबसे छोटा अच्छा एग्जांपल है, कोई स्प्रिंग ले लें और उसको पुल करें, बोथ एंड से पुल करें, तो क्या होता है, इलोंगेट होता है, वहां पे फोर्सेस, वहां पे शेप जो होता है चेंज हो जाता है। या किसी स्प्रिंग को प्रेस करें तो वहां भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्प्रिंग, और वहां भी शेप चेंज होता है। स्प्रिंग से अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई बलून लें और उसको स्क्वीज करें, प्रेस करें, तो वहां भी उसका शेप जो है स्फेरिकल शेप से एलोंगेटिव हो जाएगा, इलेप्टिकल हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग शेप में बन सकता है। क्लियर? तो ये सभी चीजें जो है ना, फैक्ट्स है फोर्सेस का, किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, और हमने भी वही चीज बताने की कोशिश किया। अब जो है आगे जो देखना हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत जिक्र है, उसको स्किप करते हैं, आगे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने वाला है। हम अभी जाएंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of all forces acting on a body is 0, the forces are called balanced force. क्या बोला जा रहा है, if the resultant forces acting on a body is called is 0, then we can say that body has a balanced force. कैसे? रिजल्टेंट फोर्स, ऑल रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स होता है। ये कैसे है, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ऑल एक्टिंग फोर्सेस क्या है, ये कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है। क्लियर? ये ग्राउंड लेवल है, GL है। क्लियर? यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो यहां पे हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस बॉक्स पे हमने अप्लाई किया, तो यहां पे क्या होगा ना कि इधर से भी एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। हमने अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, नेचुरल फोर्स अप्लाई होता है, वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मींस इस फ्लोर का कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो रफ सरफेस होगा, फ्रिक्शनल सरफेस। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, रफ सरफेस जो होते हैं
उस पे अगर मान लो हेवी कोई बॉक्स को अगर धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो है हिलता भी नहीं है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि एक तो उसका अपना वेट है, आगे बताऊंगा वेट और फोर्स से क्या रिलेशन है, ठीक है। एक तो उसका अपना वेट है, जितना वेट है उससे 10 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा हुआ है, और हम पुश कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है उस पे, और एक इस पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स, आगे चल के इसी को बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, रिएक्शनल फोर्स। क्लियर? तो ये क्या होता है, एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ये ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉक्स पे, और ग्राउंड क्या कर रहा है ना, ये ग्राउंड लेवल क्या कर रहा है, धरती क्या कर रहा है, ये एक अलग सा फोर्स अप्लाई इस बॉक्स पे एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो नॉर्मल टुवर्ड्स रिएक्शनल फोर्स अभी बोल रहे हैं, आगे चल के इसको पढ़ेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखो, सपोज हमने 10 न्यूटन इधर से हमने अप्लाई किया, क्लियर, देन इधर से क्या हो गया, इधर से भी 10 न्यूटन अप्लाई हो गया फोर्स, लेकिन ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, मींस इधर से हमने अगर 9.8 न्यूटन अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लगा, तो ऊपर भी 9.8 जो है न्यूटन इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। मींस यहां पे क्या हो रहा है, ऑल डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस जो यहां पे दिख रहा है, ऑल फोर्सेस जो है इक्वली फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये नहीं बोलना कि ये 10 है तो ये 8 ये 9 है, उससे मतलब नहीं है। मींस ये 10 है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स आ रहा है वो भी 10 आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले सेम सेम फोर्स हो रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ऑल रिजल्टेंट फोर्सेस आर इक्वल टू 0। ये अगर इसको ऐड करेंगे, जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या है प्लस में, ये है माइनस, ये है प्लस में, ये है माइनस में, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस यहां पे रिजल्टेंट फोर्सेस क्या है, 0 है। और इसी को आगे आगे हायर सेक्शन में पढ़ते हैं क्या, दिस बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज और इक्विलिब्रियम पोजीशन। केमिस्ट्री में सबसे अधिक यूज होता है इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में भी कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो रहा है, ऑल रिजल्टेंट फोर्सेस exerted on this box is 0 and this is called balanced force। अब इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, अब इसी पे मैं अनबैलेंस्ड फोर्स पे आता हूं, इसी एग्जांपल लेवे, इसमें अनबैलेंस्ड क्या फोर्स होगा, जैसे मान लो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन तो लग रहा है, लेकिन हमने इसको क्या किया ना, ये 10 से अधिक हमने अप्लाई कर दिया, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हमने किया, लेकिन उधर से 10 न्यूटन लग रहा है। अब क्या होगा, ये बॉक्स में क्या होगा, मूवमेंट होगा, किधर, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब फोर्सेस जो है अनबैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो, तब क्या करते हैं, कोई भी बॉक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है, तो यहाँ पे मूवमेंट होने लगेगा। ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन से हमने फोर्सेस अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मूव करेगा। अब इसमें आ जाता है एक और फोर्सेस आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स में ही काउंट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक तो ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा है क्योंकि वहां पे रफ सरफेस है, एंड दूसरा एयर रेजिस्टेंस भी हो रहा है, एयर भी इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये सभी काउंट करके चलते हैं, सभी काउंट कर लेंगे, एक ही फोर्स
बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जिसमें एयर भी होगा, क्या होगा, रफ सरफेस भी होगा, और इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल भी होंगे। इन सबको इतना भी डीपली नहीं जाना है, डस्ट पार्टिकल, एयर रेजिस्टेंस ये आगे मिल जाएगा। क्लियर? तो अनबैलेंस भी बता दिया, बैलेंस भी बता दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने क्या किया था, एक लॉ दिया था, एक नहीं 3 लॉ दिए थे, जो कि आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। अगर इन्होंने लॉ नहीं दिए होते तो शायद हम लोग नहीं पढ़ते। तो इन्होंने 3 लॉ जो है मोशंस का इन्होंने दिया, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, इन्होंने बोला था क्या कि अगर कोई हिंदी में बोल रहा हूं, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में जब तक रहना चाहेगा तब तक जब तक रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बल का प्रयोग ना किया जाए। अगर कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है या मूवमेंट में है तो मूवमेंट में, मोशन में तब तक रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई फोर्सेस जो है अप्लाई ना हो। उसी को थोड़ा सुसज्जित करके इंग्लिश में बोल देते हैं। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, if a body is in motion, it wants to be in motion, and if a body is in rest, then it wants to be in rest unless any external forces not applied on that body। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल दबाव न दिया जाए तब तक। क्लियर? समझ में आया? अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ना हो। अब जो है एक बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, फुटबॉल का। फुटबॉल ग्राउंड में रखे हैं तब तक वो एक ही पोजीशन पे रहता है जब तक जो है क्या, फुटबॉलर जो है हीट नहीं करता है, मींस हीट किया, वहां पे फोर्सेस अप्लाई हुआ और उसमें मूवमेंट आया। क्लियर? तो वो क्या हो रहा है, मोशन में चला जा रहा है, और फिर से उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, पैर से उसको धक्का देके धीरे धीरे उसको रोकते हैं। तो तब रुकता है जब उस पर हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ छात्र ऐसे भी हैं क्लास में जो बोलते हैं क्या, नहीं आपने बोला कि उसको पैर से रोकेंगे तो ही रुकेगा, लेकिन कुछ समय के बाद तो अगर एक बार हीट करके छोड़ दो तो रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। हाँ भाई, कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स में पढ़ाया था, फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ होता है, एयर रेजिस्टेंस भी कुछ होता है। तो वहां पे ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कितना देर तक झेलेगा आपका फोर्स, उसके आगे तो आपका फोर्स हर स्टेप पे डिक्रीज होते जा रहा है, तो बॉल रुकेगा। क्लियर? तो ये है आज का टॉपिक था, हमने 3 टॉपिक था, तीनों टॉपिक क्लियर किया। और फिर मिलते हैं अगला सेशन में। अगला सेशन में फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आने से पहले इनर्शिया पढ़ाने वाला हूं। इनर्शिया भी कुछ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब मिलेगा। उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और आज का इस सेशन से आपको अगर लगे कि कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो जरूर हमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं ही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।